नमस्कार। वैज्ञानिक चेतना में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं झारखंड में भाषा के सवाल पर चर्चा के लिए। इन दिनों झारखंड आंदोलनरत है और कुछ युवा भाषा के सवाल पे आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन ने झारखंड के भाषा सवाल को एक प्रमुखता से सामने ला दिया है। वैसे झारखंड राज्य का गठन भले ही बिहार से अलग होकर सन 2000 में हुआ, लेकिन यह सवाल पुराना है और पहले भी संजीदगी से अलग राज्य की मांग के साथ साथ उठता रहा था। हमारे साथ स्टूडियो में जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के मंथन जी हैं। मंथन जी का एक गहरा सामाजिक सरोकार रहा है। लंबे समय से, विगत लगभग 3 दशक से भी अधिक समय से लगातार समाज के बीच काम करते रहे हैं और न सिर्फ समाज के सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बल्कि भाषा के सवाल पर भी इनकी अपनी एक समझ है। और इनसे मैं समझना चाहूँगा कि झारखंड में भाषा के सवाल को हम किस रूप में कैसे देखें। तो मंथन जी, आपका स्वागत है वैज्ञानिक चेतना इस समूह में। हम शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि झारखंड की आबादी लगभग 3.25 करोड़ के आसपास से 3.5 करोड़ के आसपास है। यहाँ उद्योग धंधे का विकास हुआ, शहरी क्षेत्र भी हैं, डेवलप हुआ और काफ़ी बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। ऐसे ये चूँकि संविधान की 5वीं अनुसूची में क्षेत्र आता है और इसके कई जिले उस अनुसूची के तहत हैं। इन संदर्भ में खास तौर से इतनी बड़ी आबादी को यदि हम ध्यान में रखें और उनकी अपनी भाषाएं हैं या अपनी अपनी बोलियां हैं, तब किस रूप में हम इसको समझना चाहेंगे कि झारखंड के भाषा के इस सवाल को अपनी पूरी आबादी को ध्यान में रखकर और अपने राज्य की उन भाषाओं को जो यहाँ प्रयोग में की जाती हैं यदि मिलाकर हम देखें संपूर्णता में, तो यहाँ के भाषा के सवाल को हम किस रूप में देखते हैं, किस रूप में महसूस हम कर सकते हैं। देखिए, झारखंड की भाषा का जो प्रश्न है, तो ऐसे भाषा का प्रश्न कहीं भी हो, पहले जो भाषा का प्रश्न जिस तरह से देखा जाता था और अब जो भाषा का प्रश्न देखा जाता है, उसमें एक फ़र्क, गुणात्मक फ़र्क आया है और इस कारण से जटिलता भी बढ़ी है। पहले जैसे बात आती थी पूरे देश के संदर्भ में थोड़ा सा करके देखें तो हम लोग बातचीत करते थे किसी इलाके की जो राज्य बंटे भी, प्रांत जो बंटे, वो अलग अलग भाषाओं के आधार पर बंटे। हिंदी भाषी प्रांत बहुत हैं, लेकिन उसके अलावा जो प्रांत हैं, माने हिंदी भाषी प्रांत एक से ज़्यादा है, लेकिन और बाकी प्रांतों का अगर कहें तो एक भाषा के एक प्रांत ये दिखते रहे। और भाषा के नाम पर प्रांत के पुनर्गठन के समय का जो झगड़ा था वो एक बहुत तीखा झगड़ा था, जिस कारण से माने 1950 से 60 के बीच का वो झगड़ा एक तरह से चलता रहा। इस पर दंगे भी हुए। इस कारण से इस प्रश्न को बहुत संवेदनशीलता से, बहुत सावधानी से, लेकिन साथ ही साथ न्याय भावना के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर न्याय भावना के साथ नहीं देखा जाए, तात्कालिक शांति की बात केवल की जाए, तो फिर आगे और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा विस्फोटक रूप धारण कर सकती है। लेकिन उसमें देखें कि कम से कम क्या होता है, जैसे बंगाल का संदर्भ कहें तो बांग्ला भाषा मानी जाती है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग समुदायों की, खासकर के आदिवासी समुदायों की बात आती है। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की कुछ आम बोलचाल की भाषाएं रही, बोलचाल की बोलियां रही हैं, जिनमें लिपि के विकास की वजह से, या लिपि नहीं है तब भी उनको भाषा का दर्जा मिले, ये लगातार मांग होती रही है। यानी भाषा के प्रति जो लगातार लोगों का आंदोलन, जन आंदोलन चलता रहा है, जन अपेक्षा रही है। इस कारण से जो भाषाएं पहले, कुछ दिन पहले बोलियों की शक्ल में मानी जाती थी, जिनको भाषा का दर्जा नहीं था, जिनको परीक्षाओं में
इन प्रश्नों में मान्यता नहीं थी, उनको मान्यता मिलने लगी है, ये स्थिति बनी है। और इस कारण से स्थिति अभी जो झारखंड का संदर्भ है, या इस कारण से स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा जटिल हुई है, क्योंकि अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। एक सूत्र के रूप में कहें तो इसको सूत्र को कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कोई मानेंगे, लेकिन जब उसको ज़मीनी स्तर पर लेने लगते हैं तब दिक्कत होती है कि जितनी जनभाषाएं हैं, जिस इलाके में जिस जिस भाषा के लोग हैं लोग, यानी जिस इलाके में जो जो भाषाएं बोली जाती हैं, सार्वजनिक अवसरों पर, प्रशासनिक कामकाज में, और जो अवसर हैं रोजगार या दूसरे अवसर में हैं, जो नौकरी या दूसरे अवसर में हैं के लिए, सभी भाषाओं को समानता या सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये एक सूत्र के रूप में कहें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब स्पष्ट रूप से भाषाओं को चिन्हित करने लगते हैं तब दिक्कत होती है, यानी तब पैमाने बनाने की ज़रूरत हो जाती है। तो ये संदर्भ को समझने की, किसी भाषा के मामले को समझने के लिए पहले इस बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। अलग राज्य की मांग जो झारखंड में हुई, चल रही थी, एक भाषा भी एक सवाल तब भी हुआ करता था। अलग राज्य बनने के बाद भी जनजातीय भाषाओं का जिस तरह से विकास होना चाहिए था कायदे से, क्योंकि 20 वर्ष हुए, उस रूप में नज़र नहीं आते। कई सरकारें आई और गईं। क्या वजह रही कि हम जनजातीय भाषाओं का अपेक्षित विकास नहीं हुआ? पहले तो पूरे के पूरे झारखंड की भाषा एक है ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ कई तरह की भाषाएं हैं और जनजातियाँ अलग अलग हैं। इस कारण से जनजातियों की भाषा अलग अलग इलाके में अलग अलग है। यानी ये अगर कहें कि झारखंड की एक अपनी भाषा है, भाषा एक पूरी की पूरी एक कॉमन भाषा के आधार पर झारखंड बना है, ये सच नहीं है। लेकिन ये साथ साथ ये सच है कि पास के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ जो गाँव में वहाँ के आम लोगों के बीच जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनसे यहाँ की भाषा का फ़र्क है। यानी भाषा की भिन्नता के आधार पर झारखंड बना। भाषा पूरी झारखंड की एक भाषा नहीं है, लेकिन तब भी पूरे झारखंड की जो भाषाएं हैं वो आसपास के भाषाओं से उनकी भाषा भिन्न है, इस आधार पर नहीं। अब आपका सवाल कि जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं को क्यों नहीं अभी तक जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था, अपेक्षित तरक्की जो होनी चाहिए थी, झारखंड बनने के बाद जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हो सकी? तो इसका तो सबसे बड़ा मामला ये है कि ये चीज़ें कुछ स्तर पर बात कहें तो सच नहीं है, जनता के स्तर पर कहें तो सच नहीं है। क्योंकि जनता के स्तर पर बात है कि अगर देखेंगे कि झारखंड बनने के थोड़ा पहले से ही, लेकिन झारखंड बनने के बाद तो खास तौर पर संथाली भाषा का जो विकास हुआ है, संथाली के बोलने में, संथाली का लिपि निकालने में, संथाली कंप्यूटर पर संथाली की लिपि विकसित हो, इस मामले में संथाली का और उसके साथ साथ अन्य जातीय भाषाओं का एक तेज़ी से विकास हुआ है। और झारखंड बनने के बाद, एक अस्मिता की मान्यता मिलने के बाद जो गति बढ़ती है, जो जोश बढ़ता है, उसका से इसका विकास हुआ। प्रशासनिक स्तर पर वो अपेक्षित तरक्की नहीं हुई है, और उसका कारण सच कहें तो वो प्रशासनिक, उसका सबसे बड़ा कारण शासकों की दृष्टि, जो सरकार चलाते हैं उनकी दृष्टि क्या है और प्रशासन की दृष्टि क्या है, खासतौर उसमें भी जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी क्या दृष्टि, इससे तय होता है। और इस मामले में कहें तो झारखंड की भाषाओं के प्रति झारखंड आंदोलन के कारण से कॉलेजों में क्षेत्रीय भाषाएं और जनजातीय भाषाएं पढ़ाई जाने लगी हैं। स्कूलों में माने हर कॉलेजों में लगभग उसका विस्तार हो रहा है। इसके अलावा झारखंड की जो बुनियादी भाषाएं हैं, जनजातियों की और स्थानीय क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं, उनको उनके प्रति, उनके विकास के लिए, उनको मान्यता देने के लिए, उनको अवसर देने के लिए प्रशासनिक नीति नहीं है, और वो बहुत संवेदन शून्य है। और इस संदर्भ में आंदोलनों की जबकि मांग होती रही है, लेकिन कहें कि सरकार भी इस मामले में सुचिंतित नहीं है। और इसके प्रति भाषा के मामले में आम शासकों की और जनता के स्तर पर जो संगठन हैं, उनकी भी जो दृष्टि होनी चाहिए, संवेदनशील दृष्टि, वो नहीं होना एक बड़ा बात है। और
अभी तो सारी दृष्टि अंग्रेजी मुखी हो गई हो, जो होगा अंग्रेजी से काम चल सकता है। शुरू से भी पहले अंग्रेजी मुखी थी कम से कम कोर्ट वगैरह में, लेकिन अब तो पढ़ाई से लेके क्वेश्चन तक सब जगह पर अंग्रेजी के माध्यम से चलेगा, ये प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जो हम लोग बातचीत करते थे उसमें बात थी कि जैसे कुछ बात जिनसे जनता का सीधे सामना होता है, जहाँ जो केवल अपनी भाषा बोलने वाले, केवल अपनी बोली बोलने वाले और सरकार के लोगों का आमना सामना होता है, बातचीत होती है, संवाद होता है या संवाद की ज़रूरत पड़ती है, अभिव्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भाषाओं की क्या स्थिति है। उस मामले में संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा है। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसे किसी डीसी के यहाँ ऑफिस ब्लॉक में अगर कोई गांव का व्यक्ति जाए और वो अपनी भाषा में बात करे, तो अगर कोई मदद करने वाला नहीं हो, वहाँ का बीडीओ, सीओ, डीसी वगैरह उसकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, तो वो कम से कम यानी उस जगह पर जिस भाषा में एक आम जन बात कर रहा है उस भाषा में समझने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कोर्ट में विवाद गया हुआ है, कोर्ट में अदालत में जाती है, उसमें वो बेचारी अपना गवाही देगा, अपनी बात रखेगा, कोई वादी प्रतिवादी अपनी बात रखेंगे तो अपनी भाषा में रखेंगे और जज उस बात को नहीं समझ पाएगा। तो ये जो अनिवार्यता कि जिस इलाके में प्रशासन, न्याय वगैरह की बात हो रही है स्थानीय स्तर पर, वहाँ कम से कम वहाँ के स्थानीय भाषा को समझने वाला व्यक्ति प्रशासन की भूमिका में न्यायालय की भूमिका हो, यानी ऐसे लोगों के लिए अनिवार्य हो। दूसरी बात अगर नहीं है तो उस अनुवाद की व्यवस्था, साथ साथ अनुवाद करवाने की व्यवस्था, जिसमें जज अपने ढंग से बात समझ सकें, डीसी अपने ढंग से बात समझ सकें और वो अपनी भाषा में बोल सके ग्रामीण, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती रही। यानी यूएनओ में जो व्यवस्था है, संसद में जो व्यवस्था है कि अनुवाद होता रहता है, वो व्यवस्था भी सामान्य नागरिक के लिए वो व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था सामान्य नागरिक के लिए नहीं है। ये संवेदनशीलता जो है वो सबसे बड़ी वजह है कि इसका विकास नहीं हो सका है। यानी शिक्षा के अलावा, कॉलेज के अलावा किसी जगह पर इनकी ज़रूरत है वो हम लोग मानते ही नहीं रहे और अभी भी वो संकट बना हुआ है। एक सवाल जो कहिए मातृभाषा में शिक्षा का, जो संविधान सम्मत भी है, लेकिन अब भी यहाँ के लिए दुरूह एक बना हुआ है मातृभाषा में शिक्षा का सवाल। इसको कैसे, किस नज़रिए से देखा जा सकता है? झारखंड में मातृभाषा में शिक्षा के प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है? इस मामले में पूरे दुनिया की, खास तौर पर भारत की और झारखंड की बहुत जटिल स्थिति है। जटिल स्थिति इस संदर्भ में कि जहाँ एक नैसर्गिक सच है कि बच्चा या कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा समझ सकता है अपनी भाषा में। कोई भी व्यक्ति जो नई बात सीखना है तो सबसे ज़्यादा अपनी भाषा में समझ सकता है। यहाँ एक नैसर्गिक सत्य है। दूसरा, बच्चे के संदर्भ में एक और नैसर्गिक सत्य है कि बच्चा 5 साल तक दुनिया की हर नई से नई चीज़ें सीख सकता है, यानी नई भाषाएं भी सीख सकता है। लेकिन उसका भी माध्यम मातृभाषा ही हो सकती है। जिस भाषा को वो पैदा होते ही माहौल में देखता है, अपने घर में देखता है, उस भाषा के माध्यम से ही वो नई भाषा भी सीख सकता है। बहुत नई चीज़ें सीख सकता है, लेकिन उस भाषा में ही सीख सकता है। उस साथ ही साथ एक दूसरी एक तरह का लोगों की आकांक्षा बन गई है और इस कारण से हर बच्चे के साथ आरोपण हो रहा है कि बचपन से ही पहले क्लास को छोड़ दीजिए, नर्सरी से उसको अंग्रेजी जानना चाहिए। यानी घर में वो कोई भी भाषा बोलता हो, स्कूल में उसको अंग्रेजी के माध्यम से होना चाहिए। उसका अगर भविष्य सुरक्षित रखना है तो अंग्रेजी के माध्यम से होना चाहिए। ये और हर गार्जियन जो सामान्य से जो इस सच को नहीं जान पाते कि मातृभाषा के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें सीखी जा सकती हैं, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, विवेक बढ़ सकता है, तर्क बढ़ सकता है, जो इस बात को गार्जियन नहीं जानते हैं या समझने के बावजूद करियर को ध्यान में रखते हुए उसके बौद्धिक विकास को कम करके किसी तरह से नौकरी कर सके, करियर बन सके, इसके कारण से उसके जो अधिकतम संभव बौद्धिक विकास है उसको रोकने का काम करते हैं। तो इस पर संदर्भ है कि सीधे सीधे इतना तो होना चाहिए कि, और उसके लिए एक पहले तो इस कारण से कि अंग्रेजी भाषा में देना ही चाहिए। ये जो आम माहौल जनता का बन गया है, इस कारण से उसका दबाव होता है और क्षेत्र मातृभाषाओं का महत्व घट रहा है। दूसरा प्रश्न होता है, मामला आता है
कि उसके लिए एक तरह से प्रत्यक्ष क्लास जैसे कि आमने सामने का क्लास मामला, यानी सीधे सीधे कहें कि 5-7 लोगों के बीच में 5-7 लोगों के साथ भी अगर टीचर उसकी भाषा में बात कर सकें तो इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत होगी। क्योंकि किसी गांव में, हर गांव में की मातृभाषा, खासतौर के झारखंड में हर गांव में एक ही तरह की भाषा बोली जाती है, ये भी स्थिति नहीं है। अगर एक भाषा बोली जाती तब भी कहा जा सकता था कि उस गांव का कम से कम टीचर उस भाषा को जानने वाला हो। पहले तो ऊपर से इसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती है और सरकारें मानती हैं कि हिंदी जानने वाला को ही सब जगह भेज दिया जाए। ये सरकारी नीति की गड़बड़ी। दूसरा है कि दूसरी जटिलता है कि वहाँ कई तरह की भाषाएं चूँकि बोलियाँ हैं, इस कारण से सबको डील करना कठिन होता है। तब भी है कि स्कूल आते ही उसको कम से कम मीडियम भाषा जो है, यानी स्थानीय भाषा माने मातृभाषा नहीं भी हो, लेकिन जिस भाषा में घर से बाहर निकलते ही बच्चा बोलने लगता है, मातृभाषा वाले शब्दावली से बचें थोड़ा, कि जिस भाषा में बच्चा घर में बोलता है, माँ के साथ बातचीत करता है, पिता के साथ बात करता है, उसके अलावा कहें कि घर से बाहर निकलते ही दूसरे बच्चों के साथ जिस भाषा में बात करता है, एक और लोगों से बातचीत करता है, वो जो मीडियम की भाषा है, माध्यम भाषा है, जो मेल जोल की भाषा है, जिसको लिंक लैंग्वेज कहते हैं, गांव का लिंक, उस भाषा में कम से कम पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। जितनी भाषाएं पढ़ानी हैं, इंग्लिश पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है और चीज़ों की परीक्षा देनी है, लेकिन कम से कम वो सारी चीज़ें पढ़ाई होंगी वाया उस लिंक लैंग्वेज के। ये अनिवार्य करना पड़ेगा और गार्जियन को और बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर इंग्लिश भी समझना है, दूसरी भाषा भी समझनी है, उसमें भी विद्वान बनना है, तब भी वो जो स्थानीय जिसको जानता है, परिचित भाषा है, उसी माध्यम से पढ़ने पर अंग्रेजी भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। पूरा का पूरा अंग्रेजी में बोलने के माध्यम से अंग्रेजी समझना होगा तो नहीं समझेंगे। और अंग्रेजी माध्यमों की, इंग्लिश माध्यमों के बच्चों की और हिंदी माध्यम से जो बच्चे पढ़े हैं बाद में अंग्रेजी सीखें, इन दोनों में बहुत गैप नहीं होता, बल्कि होता यह है कि जो अपनी मातृभाषा के माध्यम से जो पढ़ाई किए हैं और बाद में अंग्रेजी सीखे हैं, उनकी अंग्रेजी की पर पकड़ कभी कहीं कम नहीं होती है। इस सच को जानने की ज़रूरत है। लेकिन एक नियम बना लेना पड़ेगा कि मातृभाषा या लिंक लैंग्वेज के माध्यम से ही पढ़ाई होगी। उसके लिए 5 लोगों को अलग से पढ़ाना पड़े, एक या जनरल पढ़ाई हो रही है, 1 घंटे उसको अलग से पढ़ाना पड़े चीज़ों को समझने के लिए, जिस तरह से रेमेडियल होते हैं। उसी तरह से भाषा का जो संकट है, उसके लिए 5 लोगों को अलग से कोई टीचर उस भाषा का समझा सके कि ये बात नहीं समझे जो क्लास में हिंदी में जो पढ़ाई हो रही थी उसको नहीं समझे, तो इसको ऐसे समझ लो। एक इसके लिए विशेष व्यवस्था उस भाषा के टीचर की करनी होगी। किताब उस भाषा में हो हमारे है वो जरूरी नहीं है, मैंने हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो भाषा में किताब हो, जिस भाषा में किताब हो, टीचर कम से कम उसको बच्चे के जानने वाली भाषा में अनुवाद करते हुए, समझते हुए, उस भाषा में से बात करते हुए करे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि साइंस की पढ़ाई इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ऐसा होता है, तो पाठ्य पुस्तक भी उसी भाषा में हो, ये अभी कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो उसी भाषा में होनी चाहिए जिसको बच्चा बचपन से जानता है। और एक कम से कम 5वां 6ठा 7वां तक, माने स्कूल तक तो ये जरूरी बात है, 2-3 भाषा पढ़ा सकते हैं। और बल्कि मेरा मानना यह है कि आप 2 या 3 भाषा भारत के संदर्भ में पढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें एक स्थानीय स्तर की जो लिंक लैंग्वेज है, दूसरा जो राष्ट्रीय स्तर का लिंक लैंग्वेज है, दूसरा कि एक बड़ा जो गैप है जहाँ के लोग हिंदी या इस तरह नहीं जानते हैं, उस तरह की भाषा, ये 3 भाषा तो पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी को ही पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भाषा का जानना कहीं भी कोई चीज़ों बाकी चीज़ों को कमज़ोर करता है, ऐसा नहीं। इसी से जुड़ा एक सवाल कि मातृभाषा में शिक्षा का सवाल अहम है, और यहाँ जो पढ़ाई की व्यवस्था है, जो अभी चर्चा में सामने आई भी, कि आमतौर से शिक्षक की बहाली जिस भाषा में होती है, बच्चे की मातृभाषा भिन्न होती है, और वो तो भाषा के कारण ड्रॉप आउट बच्चों की तादाद काफ़ी अधिक है, खास करके हम कहें जनजातीय क्षेत्र में और लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, कि काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, मैट्रिक बोर्ड के पहले ड्रॉप आउट होते हैं। तो एक संकट ये है। दूसरा संकट है कि लोगों को लगता है कि भाई पढ़ाई का मतलब कहीं कहीं रोज़गार, नौकरी, या जो एक अपेक्षा होती है कैरियर की,
कि हमारा बच्चा उस भाषा में पढ़े, उस माध्यम से पढ़े जहाँ से उसका रास्ता खुले, रोज़गार और नौकरी का रास्ता खुले। और इस मायने में उनको अंग्रेजी कहीं लगती है कि नहीं, अंग्रेजी पढ़ लिख करके कहीं नौकरी या रोज़गार का रास्ता खुलेगा। तो अब यदि पढ़ाई में वो ड्रॉप आउट होते हैं या पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, तो नौकरी के लिए उनका रास्ता भविष्य में खुलेगा कैसे, नौकरी उनको कहाँ मिलेगी, उस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? मैंने जॉब के सवाल पर उनकी स्थिति क्या बनेगी, जो लोग आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसा आप बताए कि ड्रॉप आउट का केवल कारण नहीं है, शिक्षा की जो पद्धति है, शिक्षा के प्रति जो जिस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, जो मनोरंजक हो और ज़रूरत सीधे सीधे जिसकी ज़रूरत लगे, और जो मनोरंजक हो, जो उसकी हॉबी और उसके स्वभाव के हिसाब से मेल खाए, एक तो कारण ये भी है। लेकिन भाषा एक बड़ा कारण है कि आप जो जानता नहीं है उस भाषा में पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बेचारा थोड़ी सी भी नहीं समझ पा रहा है, तो उसकी रुचि है कि नहीं रुचि है ये भी वो नहीं समझ सकता। तो एक बड़ा ड्रॉप आउट का कारण है। यानी आप खुद बता ही रहे हैं कि अगर दूसरी भाषा में, इंग्लिश में या हिंदी में या अनजानी भाषा में अगर पढ़ाना शुरू करते हैं, मीडियम में पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आप एक तरह से कैरियर से उसका लिंक वैसे ही तोड़ दे रहे हैं। तो इस कारण से कैरियर के साथ उसका जुड़ाव बन सके, इसके लिए भी, और तो तेज कैरियर के लिए उसका ज़रूरत है कि वो तेज हो सके, माने वो कम्पीट कर सके, इसके लिए ज़रूरत है कि वो ज़्यादा जान सके, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी पहचानी भाषा में पढ़ सके। और ये है एक, तो एक मामला है। दूसरा है कि जो नौकरी के अवसर हैं उसको किसी भाषा के वर्चस्व में नहीं रहना चाहिए। वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होगा, हिंदी मीडियम में ही होगा। ये जिस तरह से आजकल, तो और वो आजकल टूट भी रहा है, तो उसको कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं तोड़ रहे हैं। मैंने कुछ जगह पर बोल रहे हैं कि इस भाषा में पढ़ाई हो सकती है, अब हिंदी में भी पूरा का पूरा क्वेश्चन हो सकता है, IIT की परीक्षा भी हिंदी में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है तो और भाषा में क्यों नहीं हो सकती? क्वेश्चन एक ही रहे, हिंदी में जवाब दे सकते हैं, ये क्यों नहीं हो सकता है? तो इसी तरीके से वो भाषा किसी एक भाषा, दो भाषा में सीमित हो के परीक्षा का माध्यम नहीं हो, वो विषय नहीं हो, ये बनाना पड़ेगा। और कम से कम किसी भाषा का वर्चस्व जो है उसको तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, जानबूझ के कोशिश करनी पड़ेगी, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैरियर की दिशा में, कैरियर मतलब कोई नौकरी नहीं और दिशा में भी दिया जा सकता है उस स्तर पर, यानी नीचे के स्तर पर, पढ़ाई के स्तर पर, और ऊपर में जो नियम या कानून है उस स्तर पर, दोनों के स्तर पर बदलने की ज़रूरत है। और इंग्लिश और हिंदी का, मुख्य रूप से इंग्लिश का और उसके बाद हिंदी का ज़्यादा वर्चस्व स्थापित है, इससे मुक्त होने की ज़रूरत है। हिंदी मुख्य रूप से कहिए कि यहाँ बोलचाल और पढ़ाई की भाषा भी आमतौर से झारखंड में हिंदी, और ये सवाल सामने है जो दूसरी भाषाओं को लेकर के, दूसरी भाषा के रूप में मान्यता किन्हें मिले। स्वाभाविक है कि कई आबादी के अनुपात में या भाषा के आधार पे कई दावेदार भी हैं। इसमें उर्दू को लेकर के एक घोषणा हुई द्वितीय भाषा के रूप में, वैसे बंगला को लेकर के भी या उड़िया को लेकर के भी चर्चा रही है या मांग रही है। संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है ना, और कि फिर दूसरी भाषाओं को लेकर के कोई पहल नहीं दिख रही है या उस रूप में पहल हुई नहीं। तो सरकारी स्तर पे चाहे हम यहाँ देखें कि सरकार जिनको एक मान्यता दे उस रूप में कामकाज के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए, उसको हम कैसे देखेंगे भाषा के सवाल पे? इनको द्वितीय बनाओ, उनको तृतीय नहीं बना दो, या कितने भाषाओं को द्वितीय बनाते हैं, कितने भाषाओं को राजकाज का में काम किया जा सकता है? तो एक बेहतर रास्ता कि सभी भाषाओं को विकसित होने का एक अवसर मिले, उनकी व्यवस्था हो कि भाषाएं विकसित हों, बच्चे उसमें पढ़ाई कर सकें, है ना। लेकिन साथ साथ ये भी हो कि इस दबाव में कुछ वैसी भाषाएं जो भले छोटी हैं, जिनकी लिपि का विकास नहीं हुआ, फिर वो दब भी नहीं जाए। तो ये संतुलन कैसे सधेगा कि हर बोली का, हर भाषा का एक समुचित विकास हो उनके अपने दायरे में, कैसे सुनिश्चित? देखिए, उसमें पहले तो है कि भाषा के संदर्भ में, भाषा हमेशा से एक प्रश्न रहा है और पूरे देश के संदर्भ में भी भाषा की समस्या रही। जो आप सवाल उठाए उसमें भी
कि उसको 8वीं अनुसूची की भाषा में कि इसमें डाला जाए, और ये डिमांड होने लगता है कि हमको 8वीं में डाला जाए, हमको 8वीं में डाला जाए। यानी एक विशेष जगह है, एक एलिट जगह है भाषा के संदर्भ में, जिसको हमको दर्जा मिल जाए, हम उसके लोगों में चले जाएं। ये भाषा आंदोलन की भी एक कमी रही है, और दूसरा सरकार के स्तर पर भी एक कमी रही है कि भाषा नीति सरकार की शुरू से गड़बड़ रही है। शुरू से गड़बड़ रही है मतलब कि उसको मूल्यांकन के संदर्भ में कहें कि जैसे हिंदी राजभाषा होगी, हिंदी को कुछ लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा छोड़िए, संवैधानिक भाषा में वो राजभाषा है। अब इंग्लिश होगी कि हिंदी होगी, होगी तो एक तरह से सही अर्थ में स्थिति कहिए तो राजभाषा है, तो अभी अंग्रेजी है, क्योंकि जहाँ हिंदी से काम नहीं चलेगा, विरोध होगा, तो वहाँ अंग्रेजी आ जाएगी। तो ये जो पूरा तरीका जो चलता रहा है, कुछ अंग्रेजी भाषा के प्रति, जन भाषा के प्रति, लोक भाषा के प्रति संवेदनहीन लोग, और जो प्रतिष्ठित भाषा है, जो वर्चस्व की भाषा है, जो आगे बढ़ेगी, जो कौन भाषा आगे बढ़ रही है, किस भाषा से हमारा विकास होगा इसकी जगह पर, कौन भाषा दुनिया के स्तर पर आगे बढ़ रही है, किस भाषा में ज़्यादा है, उस हिसाब से सारा फैसला होता रहा है। ये तरीका प्रशासन का, शासन का केंद्र स्तर पर आज़ादी के बाद से गलत रहा। और उसका देखा देखी नीचे क्या होता है कि हम सरकार की हम प्रांत में राजभाषा घोषित करेंगे, पहली राजभाषा, दूसरी राजभाषा, और ये आमतौर पर होता है कि 2 से ज़्यादा नहीं होता है। हिंदी कर देंगे, उसके बाद उर्दू कर देंगे। झारखंड जैसे जगह में ये कोशिश होती रही है भी, क्या स्थिति पूरी नहीं कर सकते हैं कि 3-4 तक बात आने लगती है, लेकिन पूछा जाए कि 3-4 ही क्यों, जहाँ 8 या 9 क्षेत्रीय और बाकी भाषाएं हैं, वो क्यों नहीं? जो सबसे ज़्यादा जिस जाति की आबादी होगी उसकी भाषा को दूसरा दे दें, अगर ये कहते हैं तो यानी बाकी भाषाओं के साथ असमानता। ये जो तरीका है, ये जो आबादी के हिसाब से सोचने का जो संदर्भ है, हर जगह मुस्लिम होंगे इसका आंसर उर्दू, ये जो सोचने का तरीका हो गलत। असल है कि जो भी कामकाज की भाषा होगी, उस देश, उस राज्य में जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं, उस भाषा में सारी भाषाओं को कामकाज की भाषा में मान्यता, सरकारी काम यानी राजभाषा 1-2 नहीं, सरकारी कामकाज की भाषा या सार्वजनिक कामकाज की भाषा का होना चाहिए, और उसमें 1-2 नहीं, उस प्रांत में जितनी भाषाएं बोली जा रही हैं सबको उसकी मान्यता मिलना चाहिए। जिस तरह से आप आंचलिक भाषा और जनजातीय भाषा बोलते हैं, उसको सरकारी कामकाज की, झारखंड के सरकारी कामकाज की भाषाएं हैं, ये कर सकते हैं। इससे जो ज़्यादा आबादी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई घाटा नहीं होने वाला। केवल प्रतिष्ठा, जो झूठी प्रतिष्ठा होगी, उसका जो संदर्भ आता है कि अरे मुंडारी को नहीं ना मिला, संथाली को तो मिल ना गया, ये झूठी दूसरे को अपमानित करके या दूसरे को नहीं छोड़ के प्रतिष्ठा के अलावा कोई चीज़ नहीं बनने वाला। अगर ज़्यादा आपकी आबादी है, ज़्यादा जिलों में आपकी भाषा का महत्व होगा। आपकी ज़्यादा आबादी है, उस भाषा के लोग ज़्यादा सरकारी अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा अनुवादक की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके ज़्यादा उस भाषा में ज़्यादा कर्मचारी की ज़रूरत होगी। यानी अवसर तो जिस भाषा में ज़्यादा लोग हुए उन्हीं को ज़्यादा मिलेगा नौकरी में, लेकिन उसमें कोई वंचित नहीं रहेगा। हमको अगर अपनी भाषा में कुछ कहनी है, हमको अपनी भाषा में कुछ समझाना है, तो उसके लिए भी सरकारी कर्मचारी होंगे और हमको अपना बात कहने का मौका रहेगा। तो इस तरह से, और अधिकांश जिले के हिसाब से, उसके लिए अगर ज़रूरत होगा तो जिले के हिसाब से या प्रखंड के हिसाब से, तो उसके हिसाब से, प्रखंड के हिसाब से हो सकता है। जैसे सरकारी जिला स्तर की बहालियाँ आजकल होती हैं, हमेशा पहले से भी होती थी, उसी तरह से जो कैडर है, उन्होंने जो सरकार के नौकरी का जो कहा जाता, जिला कैडर कहा जाता है, तो उसी तरह से जिला स्तर पर कामकाज की बात है, तो उस स्तर की वो सरकारी कामकाज की भाषा रहेगी। और उसका कुछ हिस्सा, चूँकि जिला और स्टेट का रिलेशन रहेगा ही, तो स्टेट, जिले के काम चीज़ें स्टेट में जाएंगी, प्रांतीय मुख्यालय में जाएंगी, तो वहाँ भी उसके कुछ कर्मचारी होंगे। तो उन सारे चीज़ों को व्यवहारिक स्तर पर जिले की कामकाज की भाषा होगी, लेकिन मूलतः वो पूरे प्रांत के कामकाज की भाषा होगी। इस भाषा, इस तरीके से मान्यता मिलनी चाहिए, और केंद्र के स्तर पर वही होनी चाहिए। वहाँ हिंदी कहने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तमिल से लेकर सारी जितनी भाषाएं हैं, जितने प्रांतों की भाषाएं हैं, जितने आधार पर प्रांत में होते हैं, सबको सरकारी कामकाज की भाषा दीजिए। सबका एक
संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, कर्मचारी कम ज़्यादा हो सकते हैं आबादी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन सबका स्तर, सबका महत्व समान होगा कि तब भी। लेकिन एक बात हम लोग को ध्यान, अभी चूँकि भाषा आंदोलन का माहौल है झारखंड में, कुछ लोग सड़क पर हैं, तो उस समय भाषा के समय हमेशा हमको एक बात ध्यान देनी चाहिए, और हर जगह पर जो विवाद नहीं हो या अचानक विस्फोट नहीं हो। ये विस्फोट भी अचानक ये हुआ है, वो दबने की वजह से हुआ है, जनता की अपेक्षाएं को नहीं सुना गया, इसका से हुआ है कि पूरी दुनिया में सब जगह पर सब भाषाएं समान स्तर पर होंगी, ऐसा नहीं होगा। झारखंड में भी अगर जैसे सिंहभूम जिला की जो भाषा है उसको पलामू जिला में वही मान्यता रहेगी, वही दर्जा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ के लोग, जनता, यहाँ के जो लोग बोल रहे हैं भाषाएं, उसमें कुछ भाषाएं झारखंड की बुनियादी भाषाएं हैं, झारखंड के गांव की भाषाएं हैं, झारखंड, केवल झारखंड में रहने वाले लोग जो हैं उनकी भाषाएं हैं, और कुछ भाषाएं शहरी और अतिक्रमण, विस्थापन, माइग्रेशन के कारण से आती हैं, जिसमें अन्य भाषाएं हैं जिनका मूल बुनियाद बाहर का है। तो उनका दोनों का महत्व बराबर नहीं हो सकता है, दोनों का महत्व बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बराबर करेंगे तो एक असंतुलन बना रहेगा, शोषण होगा, एक भाषा का शोषण होगा, एक भाषा का वर्चस्व होगा, और वो तनाव का कारण बना रहेगा। तनाव का कारण करना होगा तो स्थानीयता को, स्थानीय भाषा को महत्व ज़्यादा देने की प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी। एक जिला में एक ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, दूसरे जिला में दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक जगह पर भी दो भाषाओं में कोई एक आबादी और मूल बुनियाद के हिसाब से कम ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसको देखते हुए बात करनी पड़ेगी, तभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नहीं तो अचानक विवाद, नहीं तो विवाद की जड़, विवाद की आग अंदर अंदर सुलगती रहेगी। धन्यवाद, आपने सही कहा। दरअसल इस पे चूँकि कई पहलू हैं जिसको लेकर के विवाद संभव है, या सहमति है, मतभिन्नता है, या विरोध भी है। तो जहाँ तक लगता है कि इस पर और अधिक संवाद की ज़रूरत है, चर्चा की ज़रूरत है, विमर्श की ज़रूरत है, ताकि एकांगी दृष्टि से चीज़ों को नहीं देखा जाए, एक व्यापक नज़रिए से चीज़ों को देखा जाना चाहिए, विमर्श किया जाना चाहिए। और लगातार इस विमर्श और चर्चा से एक समझ जरूर बनेगी, ताकि एक लोकतांत्रिक ढंग से, एक संवैधानिक प्रावधान के तहत एक लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ की सभी आबादी, सभी भाषाभाषी या पूरी नागरिक आबादी के हित और हक का ध्यान रखते हुए एक समुचित नीति तय करना और उनको विकसित होने का समान अवसर देना। तो ये तभी संभव है जब हम अपने अपने आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह से बाहर निकलें, और चीज़ों को समझने के लिहाज से कि हम और लोगों की बातें देखें, समझें, अपनी बात कहें, और उसी से, इसी विमर्श के जरिए कहीं एक बेहतर निष्कर्ष तक, जो न सिर्फ यहाँ की लगभग 3.5 करोड़ आबादी बल्कि तमाम नागरिकों के लिए एक बेहतर रास्ता बनावे, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई और कैरियर के लिहाज से उनको एक बेहतर रास्ता दे। तो चलिए, ये सिलसिला निश्चित तौर से और एंगल से जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।